दोस्तों कल से ही मन जो है वो काफ़ी व्यथित है इस बात को लेकर कि भाई आखिर में इस वक्त पूरी दुनिया में ये चल क्या रहा है। हर तरफ कत्लो आम बस यही खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं। कल ही ये खबर हम लोगों के सामने आई हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि बांग्लादेश से कि भाई वहाँ पर तख्ता पलट हो गया है, यानी कि वहाँ पर जो वर्तमान सरकार थी वो गिर गई है और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है यानी कि शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद वो देश छोड़कर भाग गई हैं। और वो भागकर पहुंची कहाँ, तो भारत में शरण की उम्मीद में कि यहाँ पर उनको एक बार फिर से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा कि उनको मिला था उनके पिता के हत्या के बाद में। तो भैया जो खबरें बांग्लादेश से आ रही हैं वो बहुत ही विचलित करने वाली खबरें हैं। और उन खबरों को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा भगवान करे और वो किसी भी तरह से भारत के बॉर्डर तक पहुंचे और भारत के बॉर्डर पर खड़े बीएसएफ के जवानों से हाथ जोड़कर ये विनती करें, हमें इस हिंदू राष्ट्र में आने की अनुमति दे दीजिए। भाई जो घटनाएं हो रही हैं बांग्लादेश में वो बहुत ही विचलित करने वाली घटनाएं हैं। इतनी सारी खबरें आई हैं, इतने सारे वीडियोस आए हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं सकता हूं कि भैया क्या चल रहा है बांग्लादेश में। एक तरफ बांग्लादेश में लड़ाई शुरू होती है आरक्षण के नाम पर और वो लड़ाई पहुंच कहां जाती है, तो भाई हिंदुओं के कत्ले आम तक। और ये सब कुछ होता है तो हमारे देश के लिब्रांडो यूट्यूबर ये बात कहते हैं कि ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये सारी खबरें झूठी हैं, वाहियात है। ये खबरें केवल प्रोपेगेंडा के तहत फैलाई जा रही है एक समुदाय को टारगेट करने के लिए। यार ये लोग, इनकी आंखों में शर्म का पानी है कि नहीं। ये जो वीडियोस हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि वहां पर हिंदू महिलाएं, अल्पसंख्यक हिंदू महिलाएं अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी बच्चियों को बचाने के लिए चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, गुहार कर रही हैं उन लोगों से जो कि दरवाजे के पीछे खड़े होकर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं हम लोगों के सामने भाई, और खबरें ऐसी हैं जिसको देखकर आप लोग विचलित हो जाइएगा। कुछ वीडियोस तो ऐसे हम लोगों के सामने आए हैं जिसमें हम ये बात देख रहे हैं, कैप्शन में ये बात लिखी गई है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक अद्भुत तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है बांग्लादेश में कि भाई जो ये लिंचिंग करने वाले लोग हैं वो हिंदुओं को मार ना सके, इसलिए उन्हें खुली सड़क पर उल्टा टांग दिया गया है ताकि वहां तक किसी की हाथ ना पहुंचे, उनकी जानो माल की क्षति ना हो। ऐसे वीडियोस आ रहे हैं भैया कि रोड पर हिंदुओं को मारकर टांगा गया है। अब ये जो वीडियोस आए हैं इसकी सत्यता क्या है इसको तो मैं सत्यापित नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ ये आंदोलन अब बदल चुका है हिंदुओं के नरसंहार पर। और ये सब कुछ हो रहा है ना, तो मैं यहाँ की गवर्नमेंट से बस एक अपील करना चाहूँगा कि अभी भी आंखें खोलिए और ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो कि भैया वहाँ के उपद्रवियों के निगाह के कांटे बने हुए हैं। अब आप लोगों को मैं पूरा मसला बताता हूँ। मसला है क्या भाई, खबर आई थी हम लोगों के सामने कि अमूमन हर साल बांग्लादेश में 3000 सरकारी नौकरियां जारी की जाती है वहां के गवर्नमेंट्स के द्वारा, और उन 3000 नौकरियों में से 30% जो है वो उन लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाती है, यानी कि भैया 30%, इतने सारे वैकेंसीज में से 30% जो है वो उन लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाती है जो लोग भैया
बांग्लादेश की आज़ादी में अपना योगदान दिए थे, अपना सर्वस्त्र निछावर कर दिए थे। यानी कि भैया आंदोलनकारी क्रांतिकारी के परिवारों को ये नौकरी दी जाती है 30% के रेशियो में, उनके बच्चों को। और उसके बाद आरक्षण का कुछ हिस्सा जो है वो उन परिवारों को भी दिया जाता है जिनके परिवार युद्ध में प्रभावित हो गए थे, यानी कि सेना से जुड़े हुए परिवारों को 10% के आसपास का आरक्षण दिया जाता है। और उसके बाद कुछ हिस्सा जो है आरक्षण का वो विकलांग और जेनेटिक जो जेंडर होते हैं उनको दिया जाता है। और उसके बाद का जो पूरा वैकेंसी होता है वो जनरल कोटे के लिए होता है, जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है और उनको योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाएगी। और इसी पॉलिसी के खिलाफ वहां पर कई सालों से आवाज उठ रही थी। यानी कि जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है तब से लेकर कल तक 30% आरक्षण उन परिवारों को मिलता था जिनके घर के लोग बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर। यानी कि भैया वहाँ के फाउंडर कहें या फिर कहें भाई उनके पापा जिनके ऊपर मूत्र विसर्जन कर रहे हैं वहाँ के लोग, जिस इंसान ने बांग्लादेशियों को आज़ादी दिलाई, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ शेख मुजीबुर रहमान की, जिनकी मूर्ति के ऊपर आप ये वीडियो देखिए, ये वही बंदा है जिनकी मूर्ति के ऊपर भाई ये वही है जिन्होंने पाकिस्तान की क्रूर शासन से बांग्लादेश को आजाद करवाया था। और वो अगर इनकी कहीं आत्मा होगी ना, वो सोच रहे होंगे कि भैया क्या इन्हीं लोगों के लिए मैंने वो लड़ाई लड़ी थी, आजादी की लड़ाई लड़ी थी, कि भैया एक दिन मेरे ही ऊपर ये लोग मूत्र विसर्जन करेंगे। और सबसे दुखद बात क्या है कि भाई जिस इंसान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया उसकी हत्या उसी बांग्लादेश में होती है उन्हीं के आर्मी के द्वारा। और उनकी ही हत्या नहीं होती है, उनके पूरे परिवार की हत्या होती है केवल 2 सदस्यों को छोड़कर। और वो 2 सदस्य कौन थे? तो शेख हसीना और उनकी बहन। ये दोनों कैसे बच गई उस वक्त जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी उनके परिवार के बाकी लोगों के साथ मिलकर? तो भैया उस वक्त ये दोनों इसलिए बच गई क्योंकि ये दोनों उस वक्त बांग्लादेश में नहीं थी बल्कि जर्मनी में थी। और उसके बाद जब ये सारा घटनाक्रम घट जाता है तो शेख हसीना आती कहाँ है संरक्षण की उम्मीद में? तो भाई भारत में। और उस वक्त भी भारत ने उनको संरक्षण दिया था, उनकी सहायता की थी। और उसके बाद जब बांग्लादेशियों को अपनी गलती का एहसास हुआ था तो उन लोगों ने एक बार फिर से आगे बढ़कर शेख हसीना को अपनाया, अपना प्रधानमंत्री बनाया और शेख हसीना ने बांग्लादेश को यहाँ से यहाँ पहुँचाया। यानी कि आज बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था बहुत ही तेज गति से ग्रो कर रही थी उसको इस लेवल तक लाने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो शेख हसीना का था। लेकिन शेख हसीना क्या ये बात जानती थी कि भाई जिन बांग्लादेशियों के लिए वो इतना मेहनत कर रही हैं उनको ही एक दिन ये बांग्लादेशी ये कहकर देश से भागने के लिए मजबूर कर देंगे कि तुम तानाशाह हो, तुम तानाशाही करती हो। भाई ये सब कुछ जो हुआ है ना ये आरक्षण के नाम पर हुआ है। और आपको बता दूं कि जब ये मूवमेंट काफी तेज हो रहा था तो वहां की युवाओं की, वहां के छात्रों की आवाज को धीमी करने के लिए, उनकी मांग को समझते हुए आरक्षण की नीति में बांग्लादेश में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। यानी कि जो 30% आरक्षण उन परिवारों को दिया जा रहा था जो कि भैया स्वतंत्रता सेना में यानी कि भैया बांग्लादेश की आज़ादी में लड़े थे, तो भैया उस रेशियो को घटाकर 5% तक कर दिया गया था, जिससे वहाँ की सरकार को ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन यहीं थम जाएगा। लेकिन यहाँ पर शेख हसीना को समझने में थोड़ी सी गलती हो गई या फिर कहें देरी हो गई। ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो शेख हसीना को इस बात का इल्म ही नहीं था कि इस आंदोलन में अब वो लोग भी घुस गए हैं जिनकी महत्वाकांक्षा और सोच बहुत ही खतरनाक है। यानी कि छात्रों को आगे कर वो चाह रहे थे कि किसी तरह से शेख हसीना की सरकार जो है वो गिर जाए बांग्लादेश से। और ऐसा हुआ भी। जैसे ही शेख हसीना
अपना इस्तीफा सौंपती हैं, बांग्लादेश छोड़कर भागती हैं कि वहाँ पर कत्लो आम का दौर शुरू होता है, लूटपाट का दौर शुरू होता है। भाई ये आंदोलन आरक्षण के लिए था ना, कि भैया अपने देश को क्षति पहुंचाने की ये नीति बनाई गई थी। ये आरक्षण क्या देश को क्षति पहुंचाने के लिए की गई थी? हर तरफ से ये खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई पूरे बांग्लादेशी बांग्लादेश के सड़कों पर निकल पड़े हैं और जितने भी दुकान वहां पर उन लोगों के हैं जो कि भैया उनकी कम्युनिटी से नहीं आते हैं, उनको लूटा जा रहा है, सरकारी संस्थानों को लूटा जा रहा है। और वहां की जो आर्मी है वो मूक दर्शक बनकर खड़ी है, या फिर कहें कि इस षड्यंत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वो इसी आर्मी का है। और ये आर्मी किसके इशारे पर नाच रही है आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, जब ये जानकारी हम लोगों के सामने आएगी कि भैया इस पूरे षड्यंत्र के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ था। तो भाई ये जो हुआ है ना बांग्लादेश में, बहुत गलत हुआ है। और यहां पर मैं बस एक ही अपील करना चाहूंगा अपनी देश के सरकार से कि भाई साहब अब जाग जाइए। जो वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उनकी आप मदद कीजिए। ऐसे वक्त में अगर आप कड़े कदम नहीं उठाएंगे तो आपको इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाएगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आप लोगों से एक बात तहे दिल से कहना चाहता हूं कि आज अगर इंदिरा गांधी रहती तो ये सिचुएशन जो बना है ना बांग्लादेश में, इसको वो इतनी दयनीय स्थिति तक जाने ही नहीं देती। मतलब ये दयनीय स्थिति जो वहां बन गई है वहां तक पहुंचने ही नहीं देती। मैं ये बात मानता हूं, मैं बहुत मानता था इंदिरा गांधी को कि वो फैसले लेने के मामले में अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री से बहुत ही आगे थी, बहुत ही आगे थी। मैं उनको आयरन लेडी के रूप में जानता हूं कि उनके मैंने कई सारे फैसले सुने हैं और वो सारे फैसले देश के हित में ही थे। उनके जैसा प्रधानमंत्री दोबारा मुझे ऐसा लगता है कि पैदा ही नहीं हुआ। और आज पूरे इंडिया की मांग यही है कि आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री को कुछ वैसे ही कदम उठाने पड़ेंगे जो कि इंदिरा गांधी ने अपने ज़माने में उठाया था। अगर इंदिरा गांधी वैसे कदम नहीं उठाती तो दमनकारी पाकिस्तानी हुकूमत आज भी बांग्लादेश पर हुकूमत कर रही होती और भारत के लिए एक अलग तरह का थ्रेट बना रहता। लेकिन वो इंदिरा ही गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के साम्राज्य को बांग्लादेश से ख़त्म कर दिया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया पाकिस्तान के हाथ से। निर्णय की जो कि इंदिरा गांधी किसी ज़माने में लिया करती थी। तो मैं और आप लोगों से क्या कहूँ, कल से मैं बहुत विचलित था। मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन मेरा अंतरात्मा ये बोल रहा था कि भैया मैं बॉलीवुड की खबरें बताऊंगा हंस हंस के, झूम झूम के, तो कई लोग मुझसे ये बात कहेंगे कि इतना कुछ हो रहा है, आप इससे अवेयर नहीं हो। तो भाई मैं अवेयर हूँ, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर का जो गुस्सा है वो मैं कैसे आप लोगों को दिखाऊं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद भगवान ही मालिक है, मैं क्या कह सकता हूँ। जो अल्पसंख्यक परिवार अभी भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं उनका तो भगवान ही मालिक है, आगे वही सब कुछ देखेंगे।